हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बीएस फिजिक्स इन व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड स्कैटरिंग और इम्पैक्ट पैरामीटर। आपको पता है कि एटम को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ऑफ सीरीज आई। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना काम किया। जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने कहा एटम इज एक्चुअली यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जे थॉमसन ने कहा जो हमारे पास एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो उनकी बेसिस पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के हुक्म तहत गीगर और मर्सलिन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया, ये चीज वेरीफाई की कि वाकई इसकी बात सही या गलत है। तो गीगर और मर्सलिन ने ये चीज वेरीफाई की कि जो ये जो बात जे थॉमसन ने की है कि एटम इज पॉजिटिव स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो जे थॉमसन ने ये बात की है कि एटम इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। ये क्या है? ये गलत है, ये चीज गलत है। उन्होंने ये वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटल। आज हम इसको फर्दर मॉडिफाइड वे में डिस्कस करते हैं कि इस पर और कौन सा काम हुआ है। तो हमारे पास टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। यहाँ हम जिसको कह सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स में स्कैटरिंग होती है। सपोज करें न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसमें क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। इसमें क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिधर से इस अल्फा पार्टिकल में स्कैटरिंग आती है, डिफ्लेक्शन आती है, उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, ये बात है। और दूसरी पॉइंट आपको ये भी मैं बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मुताबिक, रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को और न्यूक्लियस को कंसीडर किया है एज अ पॉइंट पार्टिकल्स अल्फा रेडिएशन एंड दिस न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट लाइक पार्टिकल्स जस्ट लाइक दैट वन। ओके, उनका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, this is the nucleus. According to Rutherford, nucleus is actually a point particle. जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके करीब आएगा उसमें होगी डिफ्लेक्शन। उसमें क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। उसका जो रूट है वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से लेकर यहां वाला जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली बी। ये क्या है? ये बी है, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। कोई एक रेडिएशन आएगा, नंबर ऑफ रेडिएशंस आएंगे, बहुत सारे रेडिएशंस आएंगे इधर, तो उनमें क्या होगी? उनमें डिफ्लेक्शन वगैरह होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो गीगर और मर्सलिन ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि नियर अबाउट 8000 अल्फा पार्टिकल्स व्हेन वाज bombarded through which only one particle was deflected at angle of 90 डिग्री। जब गीगर और मर्सलिन ने कहा अगर हम 8000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराएं इस न्यूक्लियस पर, तो उनमें से एक पार्टिकल होगा वो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होगा, बकाया जो पार्टिकल किसी भी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ मच मोर इंप्रेसिव रिजल्ट दैट फ्रॉम 8000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली वन अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट। दिस इज नॉट इंप्रेसिव रिजल्ट। सो फॉर फर्दर वेरीफाइंग दैट, फॉर फर्दर मॉडिफिकेशंस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे लेकर आए। तो उन्होंने कहा अगर 10 पावर 3500 पार्टिकल्स हम बम्बार्ड करें, 10 पावर 3500 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराएं, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पर जाएगा। उन्होंने ये बातें की थी। ओके, तो जैसे ही ये पार्टिकल इधर आएगा इस न्यूक्लियस के करीब, तो इस पर फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सपोज करें ये अल्फा पार्टिकल आया, ये इधर चेंज हो गया। इसका जो इनिशियल मोमेंटम है सपोज करें वो p1 है, जो ये मोमेंटम आफ्टर चेंज ऑफ डायरेक्शन दैट इज एक्चुअली p2। ओके, तो इसके मोमेंटम में चेंज आई होगी, वो है सपोज करें डेल्टा p। दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो मोमेंटम में चेंज आई बिकॉज ऑफ इम्पल्स, ये इम्पल्स की वजह से आई है। यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है इस अल्फा पार्टिकल्स पर न्यूक्लियस का, दैट इज वेरी टू मच फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये बिल्कुल तमाम एक थोड़े से टाइम के लिए इन पर फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई वी टेकिंग एज अ इम्पल्स।
कि जो इम्पल्स है इसके मोमेंटम को चेंज करेगी, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है फोर्स, दैट इज एक्चुअली अ परपेंडिकुलर फोर्स। वो जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे एफ कॉस फाई। जिस एंगल पर इसका मोमेंटम चेंज हुआ है दैट एंगल इज एक्चुअली फाई। वो एंगल क्या है, फाई है। एक्चुअली इस पार्टिकल को जाना इधर था, एक्चुअली इस पार्टिकल को जाना किधर था, इधर था, बट हुआ क्या, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फोर्स दिस विल डिफ्लेक्ट बैक, दिस वाज स्कैटर्ड एट सम एंगल, वो किसी एंगल पर स्कैटर हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें ये एक स्कैटरिंग एंगल भी चाहिए, ये किस तरह मालूम कर सकते हैं, और इस इम्पैक्ट पैरामीटर की वजह से हम इसकी स्कैटरिंग एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोलेंस होती हैं अल्फा पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन के साथ या न्यूक्लियस के साथ, अल्फा पार्टिकल्स की कोलेन दो टाइप की हो सकती है। एक कोलेन हो सकती है हेड ऑन कोलेन, एक हो सकती है ग्लेंसिंग कोलेन। जो ग्लेंसिंग कोलेन होती है वो क्या होती है, साइड बाय कोलेन होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज करें कोई पार्टिकल आता है, इधर डायरेक्टली हिट करता है, दिस हेड ऑन कोलेन, इसने डायरेक्टली हिट किया, दैट विल बी अ हेड ऑन कोलेन। ओके, इस तरह अगर कोई पार्टिकल आता है इसको साइड से टच करके इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली ग्लेंसिंग कोलेन। वो क्या होगी, ग्लेंसिंग कोलेन होगी। तो यहाँ पर ग्लेंसिंग कोलेन है, कौन सी कोलेन है भाई, यहाँ पर ग्लेंसिंग कोलेन। अगर हेड ऑन कोलेन होगी तो हेड ऑन कोलेन के नतीजे में जो बी है वो क्या होगा, जीरो होगा, बट हेयर इज नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो बी है इम्पैक्ट पैरामीटर ये जीरो के बराबर नहीं है, बिकॉज देयर इज अ ग्लेंसिंग कोलेन। मैं लिख लेता हूँ, कौन सी कोलेन है भाई, ग्लेंसिंग कोलेन। अगर हेड ऑन कोलेन होगी तो उस केस में क्या होगा, हेड ऑन कोलेन में उसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। हेड ऑन कोलेन, इसमें जो इम्पैक्ट पैरामीटर है दैट विल बिकम्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम इसकी स्कैटरिंग एंगल प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जीरो पर आएगा इसका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ इस अल्फा पार्टिकल ने इसको हिट किया है सेंटर पर, न्यूक्लियस पर। जब सेंटर पर हिट करेगा न्यूक्लियस को तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक, दिस विल नॉट डिफ्लेक्ट। सो डिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज टू डिफरेंट थिंग्स। डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर सेंटर पर हिट करता है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल ने हिट किया है ऑन द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ जब इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो थे उसमें कौन सी कोलन हुई है, हेड ऑन कोलन हुई है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो नहीं, इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर सेंटर पर किसी पार्टिकल ने अटैक नहीं किया है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं there is not a reflection, there is a deflection. If impact parameters becomes equal to zero, this will show there is a reflection. ये रिफ्लेक्शन को शो करता है, ये डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है। तो here we have to calculate this concept. इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस स्कैटरिंग एंगल को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इस पर जो फोर्स लग रहा है जो इसके मोमेंटम को चेंज करता है वो है एफ कॉस फाई। ओके, ये फोर्स है। हम इसको फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं डायग्रामेटिकली। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, P1। यहाँ मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, इसको हम थोड़ा सा, चलो ये देखें भाई, ये क्या था, ये न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल इस तरह आ रहा था। हुआ क्या, इसके पाथ में डिफ्लेक्शन है, इसका पाथ चेंज हो गया। दिस इज मोमेंटम P1, दिस इज मोमेंटम P2, और इसके पाथ में जो तब्दीली आए, जो मोमेंटम में तब्दीली आए वो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा P। वो क्या है, डेल्टा P। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो याद रखें ये जो एंगल है दैट इज एक्चुअली थीटा। ये क्या है, थीटा है। आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू बीटा। ओके, ये क्या है, ये बीटा एंगल है।
जब तीन एंगल्स का सम जीरो के बराबर हो, जब तीन एंगल्स का सम जीरो के बराबर हो, इट मींस सॉरी, जब तीन एंगल्स का सम 180 के बराबर हो, व्हेन सम ऑफ थ्री एंगल्स बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम उनको इस तरह लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1/2। जब तीन एंगल्स का सम किसके बराबर हो भाई, 180 के बराबर हो, हम तो उस एंगल को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल थी, हमें इन पर फोकस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको इजीली प्रॉपर्ली, या मैं इसको फर्दर मॉडिफाई कर लेता हूँ डायग्राम को। ये देख लें, मैं इस ट्रायंगल को इधर लेकर आता हूँ, दिस इज अल्फा, थीटा के दिन अल्फा के दिन है, दोनों आप अल्फा ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। अल्फा के सामने वाला पासा जो होगा, जो साइड होगी, उसको कहेंगे ए, और बीटा वाला बी। 1 मिनट, ओके सॉरी, दरवाजे पर भाई आ गया था। ओके, तो देखें ये डायग्राम मैंने लिया है, ये सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये साइड है ए वाली, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा पी, ये डेल्टा पी के बराबर है। और ये जो साइड है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मोमेंटम, ये मोमेंटम वाली साइड है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी, ओके P2, ये दोनों पैरेलल है, इस तरह मैंने इनको लिया है, ठीक है। तो बाय यूजिंग साइन लॉ, हम साइन लॉ को यूज करके इसकी चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकते हैं कि इसके मोमेंटम में कितनी चेंज आई होगी, हाउ मच देयर विल बी चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा। अल्फा वाली जो साइड है उसकी वो क्या है ए, और जो बीटा वाली वो क्या है, वो है बी। बीटा की अपोजिशन वाली साइड क्या है बी, अल्फा की अपोजिशन वाली साइड कौन सी है, वो है ए। ओके, तो जो ए है वो किसके बराबर है, वो डेल्टा पी के बराबर है, डेल्टा पी के बराबर है ये साइड, ठीक है। और ये जो साइड है ये किसके बराबर है, बीटा की अपोजिशन वाली बी जो है वो पी के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी अपान में पी, डेल्टा पी अपान में पी। ओके, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पर अदर डेरिवेशन कर लें। अब देखें, अब हमें मिला साइन अल्फा अपान में साइन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान में पी। ओके, तो याद रखें जो साइन अल्फा होता है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा अपान 2 cos, 2 साइन थीटा अपान 2 cos थीटा बाई 2, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये इसके बराबर होता है। 1 मिनट में वेरीफाई कर लूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये इसके बराबर ही होता है, ठीक है। अपान में क्या है साइन बीटा, साइन सेम रखें, और बीटा, बीटा का मैंने आपको वैल्यू बताया वो क्या है 1/2 पाई माइनस थीटा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ पाई अपान 2 माइनस में थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान में पी। ओके, तो याद रखें साइन ए माइनस बी, दिस इज ए दिस इज बी, साइन ए माइनस बी विल बिकम्स इक्वल टू cos थीटा बाय 2, इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी। अच्छा, ये पी ये मोमेंट हम लिख सकते हैं m इंटू वी, ठीक है, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, कैपिटल M लिख लेता हूँ, अपान में लिख सकता हूँ मैं cos थीटा बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 दैट विल बिकम इक्वल टू cos थीटा बाई 2। तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए, डेल्टा पी चाहिए। तो यहाँ बजा 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ बजा डेल्टा पी अपान में एम बी, हमें डेल्टा पी चाहिए। तो एम बी यहाँ डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें जो डेल्टा पी है वो मिल जाएगा, डेल्टा पी विल बिकम इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाय 2। तो हमें ये मिल गया इसका चेंज मोमेंटम, कि इसके मोमेंटम में चेंज क्या आई है। ओके, हमें इसका
ये चेंज इन मोमेंटम मिल गया है। हमें इसका चाहिए था इम्पैक्ट पैरामीटर, हमें चाहिए इसकी स्कैटरिंग एंगल। तो उनको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्दर रिलेशंस को ड्राइव कर लेते हैं। ओके, ये नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, तो अब देखें, इनको हम क्लोज कर लें ताकि इधर स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब देखें यहां पर ये जो फोर्स लगा है F cos phi, this change of momentum is very for short interval of time। ये तमाम एक थोड़े से टाइम के लिए चेंज आई है। अगर मोमेंटम में चेंज फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो हम उसको कहते हैं इम्पल्स। उसको क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली इम्पल्स। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो डेल्टा पी है वो बराबर है एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी। अच्छा, कितने टाइम के लिए? वो यार अननोन भाई, हमें पता नहीं टाइम कितने के लिए। हाँ, ये चीज मालूम है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अगर टाइम का हमें प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन नहीं है कितना टाइम है, तो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली स्टिल लिमिट्स इस तरह प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स लगा है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स परपेंडिकुलर लगा है इस पर। तो हम इसको फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? एफ कॉस फाई फोर्स है। अब फोर्स कंप्लीट लिख लें, एफ कॉस फाई इंटू डी टी। अब लिमिट्स प्लेस करें, माइनस पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2 अपान है पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2 माइनस टू प्लस, बिकॉज वी आर अननोन अबाउट एग्जैक्ट टाइम, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, उसके लिए हम अननोन है। ओके, तो ये मिल गया। अब याद रखें यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है, ये फोर्स बराबर होता है इसके, ये जो फोर्स लगा ये बराबर होता है 2z² अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये फोर्स लगा है। आप इस फोर्स की वैल्यू को इधर प्लेस कर लें, ये आप लिमिट सेम प्लेस करें, माइनस में पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, ऊपर क्या है पॉजिटिव पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2। फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास? वो है 2z² अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और क्या है cos फाई इनटू dt। ओके, अब क्या करें, डेल्टा फाई को या मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। डेल्टा फाई, ये जो फाई है ना, इस फाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अच्छा, चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू, वो हमें मिलता है 2z, या ऐसे करते हैं हम इस सारे टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, इस फोर्स को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, वो है 2z² अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और क्या है हमारे पास लिमिट्स क्या है, माइनस में पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, ऊपर क्या है प्लस पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, और यहाँ क्या बचता है cos फाई इंटू डी टी। मैंने कहा डेल्टा फाई को या मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक और डेरिवेशन करूंगा, यहाँ पर हम छोटी सी एक डेरिवेशन कर लेते हैं। चलो इधर कर लेते हैं, मैं इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। आपको बस ये माइंड होना चाहिए कि हमें जो चेंज इन मोमेंटम मिला था वो क्या था, 2mv sin थीटा बाय 2। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आपको पता है, तब जो इस डेरिवेशन को माइंड में रख लेना। आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है वो है mvr। वो क्या होता है mvr, यहाँ पर जो r है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू b, इम्पैक्ट पैरामीटर के बराबर है mvb।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपने ये चीज पे पढ़ी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपने ये चीज भी पढ़ी है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे पास होता है एम वी, वी किसके बराबर है, वो बराबर है आर ओमेगा के इंटू बी। यहाँ पर जो बी है वो आप ले लें इक्वल टू आर, बी एक्चुअली इक्वल टू आर, तो हम यहाँ पर आर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आर ओमेगा है तो आर ले लेते हैं, क्योंकि बी बराबर आर, आर बराबर बी, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, दोनों क्या करें, कंपेयर करें। एम वी बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम एम से कैंसिल हो जाएगी, तो आप क्या करें, आप यहां से निकालें ओमेगा, क्या निकालें आप, ओमेगा निकालें, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू वी बी अपान में आर स्क्वायर। और आपने ये चीज पढ़ी, ओमेगा बराबर किसके होती है, डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी के बराबर होती है। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, वी बी अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, डेल्टा फाई इंटू डेल्टा फाई, सेम ही रखा, जस्ट मैंने डेल्टा टी के साथ ये डेल्टा फाई डिवाइड कर लिया, डी टी अपान डी फाई। यहाँ पर डेल्टा फाई अपान डी टी, अगर मैं इसको उल्टा करूँ डेल्टा टी अपान में डेल्टा फाई, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान में वी बी हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान में वी बी। तो आप इस डेल्टा टी अपान डेल्टा फाई, इट मींस आर स्क्वायर अपान वी बी को इधर प्लेस कर सकते हैं इस जगह पर, ओके। तो हमें यही चीज इधर प्लेस करनी है। अब सिंपल है, डोंट वरी, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2z ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लिमिट क्या है माइनस पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, ऊपर क्या है पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, ओके। cos फाई और डेल्टा टी अपन डेल्टा फाई किसके बराबर मिला, आर स्क्वायर अपन वी बी के बराबर, आर स्क्वायर अपन में वी बी के बराबर मिला इंटू डेल्टा फाई। तो सिंपल आप देखें, आर इधर भी है, आर इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप क्या करें, आर अपन वी बी को भी बाहर निकाल दें, यहाँ पर आर बचा एक अपन वी बी, आर अपन वी बी को आप बाहर निकाल दें, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2z ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2z ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में आप वी बी ले लें और इंटू आर ले लें, मतलब आर अपान वी बी मैंने बाहर निकाल लिया इस ब्रैकेट के, इसे मैंने बाहर निकाल दिया इस इंटीग्रेशन से। तो अगर मैं इस कास को इंटीग्रेट करूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा, कास फाई डेल्टा फाई बचेगा, उसको इंटीग्रेट करें, कास फाई डेल्टा फाई को इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा साइन फाई, क्या मिलेगा, साइन फाई मिलेगा। और आप लिमिट्स करें वो क्या है, माइनस में पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, ओके, ऊपर क्या है पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, ओके। तो हमें ये इसकी लिमिट्स मिली है। अब आप क्या करें, इन लिमिट्स को इधर प्लेस करें, इन लिमिट्स को आप प्लेस करें, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर लें, हम कर सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू 2z ई स्क्वायर, ऊपर क्या है, ऊपर आर भी है भाई, 2z ई स्क्वायर आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी। अपर लिमिट क्या है, इस फाई, इस एंगल में अपर और लोअर लिमिट प्लेस करें, अपर लिमिट क्या है साइन फाई, फाई क्या है आपके पास, वो है पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई अपॉन, ये ऑलरेडी माइनस में, माइनस फार्मूला की और माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा फर्दर साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस में थीटा बाय 2।
अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, माइनस फार्मूला की और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन पाई अपान 2 माइनस में थीटा बाई 2। तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2। ओके, मैं इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ। राइट अंडरस्टैंड भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल। ओके, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ लाइन दे दें भाई वरना काम मिक्स हो जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब ये सारा लेकर आए इधर 2z स्क्वायर आर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी। ओके, तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये विल बी डबल, ये डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये मिलेगा 4z स्क्वायर आर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी इनटू, ये क्या है, अच्छा याद रखें साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, इट मीन साइन ए माइनस बी। ये क्या है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अच्छा, वो रिमूव कर लिया है क्या, साइन, यस वो रिमूव कर लिया है। साइन ए माइनस बी बराबर होता है cos थीटा बाई 2 के, किसके बराबर होता है, cos थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी की जगह पर cos थीटा बाई 2। यहाँ बेंगल फाइव ले लें, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पर फाइव है तो आप थीटा ही ले लें, cos थीटा बाई 2, हमें ये चीज मिले। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली थी उसको फोकस करते हैं। हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिला था चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय 2। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। आप इस डेल्टा पी और इस डेल्टा पी को कंपेयर करें ताकि हमें मिल सके बी इम्पैक्ट पैरामीटर मिल सके, ठीक है। हम इन दोनों क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ओके। तो हम लेकर आते हैं इसको, इधर इम्पैक्ट पैरामीटर वाले को इधर पे लिख लेते हैं 4z स्क्वायर आर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी इंटू cos 5/2 इज इक्वल टू 2mv sin थीटा बाई 2। ओके, यहाँ cos आप 5 ले लें, ये 5 ले लें, यहाँ पर 5 है तो ठीक है, 5/2 2mv sin 5/2। तो ये हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हमें इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए। तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर को इधर से इस बी को कैसे निकालें, निकालने का सिंपल आसान तरीका है, आप बी को इधर मल्टीप्लाई करें, इनको इधर डिवाइड कर लें भाई, वेरी इजी, नो नीड ऑफ मच मोर सिंपलिसिटी, ठीक है। आप बी को इधर लेकर आए और इनको इधर लेकर, आई थिंक इस बी को इधर लेकर आते हैं और इस सारे टर्म को इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो बी मैंने ये सेम रख लिया, मतलब मैं बी को इधर लेकर आया, तो b इज इक्वल टू, ये आप सेम रखें 4z स्क्वायर r, ठीक है, cos 5/2, ओके। और क्या है नीचे, ये सेम रखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रखें और ये v रखें, b तो मैंने यहाँ निकाल दिया। अब क्या करें, अब इस टर्म को इधर लेकर आए 2mv और क्या है साइन थीटा बाई 2 साइन 5/2, ठीक है। ये काम हो गया और इजी। आपको पता है साइन थीटा अपान
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये बराबर होता है टेन के। साइन अपान कॉस बराबर होता है भाई टेन के। कॉस अपान साइन किसके बराबर होगा, ये होगा काट के। साइन अपान कॉस इज इक्वल टू 10 और cos अपन sin इनवर्स ऑफ 10 विल बी काट। ओके, ये क्या होगा, वो काट होगा। अब देखें v और v, यू विल गेट v स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखते हैं, इधर हम इसके रिलेशन देखेंगे, मैं कोशिश करा इधर ही इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा ZE स्क्वायर R, ठीक है, अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v मल्टीप्लाई v, यू विल गेट v स्क्वायर 2m v स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ cot 5/2, cot 5/2 लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने क्या किया, कहा इस 4 को तो डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया मैंने, तो अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1 to the 2 2 to the 4, तो ये क्या मिल जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, 4 by एप्सिलॉन नॉट 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बुक में लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी को शो किया गया है टी के साथ। ओके, तो उन्होंने टी के साथ शो किया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें b इज इक्वल टू ZE स्क्वायर और अपान में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी 1/2 इसका किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब टी के बराबर हो जाएगा, टी, और इनटू कॉट 5/2, कॉट 5/2। यहाँ पर r के साथ इसका रिलेशन है ही नहीं। अब ये देखें, हमने एक मिस्टेक किया, वो मिस्टेक कौन सी है, जो फोर्स होता है वो बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर के बराबर होता है ना भाई, इसके बराबर होता है, r स्क्वायर के बराबर होता है ना, ओ ये फोर्स r स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने मिस्टेक कर ली है, यहाँ पर ये हो गया r स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने डेल्टा t अपान डेल्टा फाई का वैल्यू प्लेस किया r स्क्वायर अपान v भी, तो r स्क्वायर दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो r नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस r को हम रिमूव कर लेते हैं, याद रख लेना भाई, ठीक है, ये मिस्टेक मत कर लेना, हमसे तो हो गई, ठीक है। ओके, तो हमें ये मिल गया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है, जस्ट मैंने आपको एक मिस्टेक आइडेंटिफाई करवाई थी कि यहाँ पर ये r स्क्वायर होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट पैरामीटर है b, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 5/2। इट मींस इसका एंगल के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। इम्पैक्ट पैरामीटर का एंगल के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। और दूसरी पॉइंट जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ZE स्क्वायर। इट मींस एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक न्यूक्लियर है, एटॉमिक नंबर है, उसके साथ इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। जितना हेवी न्यूक्लियस होगा उसमें उतना फोर्स ज्यादा होगा, उसकी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो जितनी इसकी फोर्स ज्यादा होगी उसमें उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। तो कीप इन माइंड, इफ देयर इज सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा न्यूक्लियर है जिसका एटॉमिक नंबर है 52, एटॉमिक न्यूक्लियर उसका एटॉमिक मास है वो है 52, और एक हमारे पास जिसका एटॉमिक न्यूक्लियर 100, ठीक है, 100 से भरा हुआ है प्रोटॉन से। तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका Z ज्यादा होगा, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो जितनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, उतना ये बढ़ता जाएगा, उतनी दूर से डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो याद रख लेना कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है, कि जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें उतनी जो है ना वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये जो T है एक काइनेटिक एनर्जी है, जो इम्पैक्ट पैरामीटर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है वो क्या इनवर्स है, क्योंकि जितना पार्टिकल स्लो जाएगा, स्लो स्पीड कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी,
तो उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना चीज स्लो जाएगी आप उसको उतना ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। सपोज करें ये पार्टिकल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आप इधर से फोर्स लगा सकते हैं। ओके, ये कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लो है, आपने इस पर फोर्स लगाया, इसकी काइनेटिक एनर्जी लो है, इट मींस दैट इज टू मच क्लोज टू योर फोर्स। वो आपके फोर्स ज्यादा करीब है, जितना वो आपके फोर्स के ज्यादा करीब होगा आप उस पर ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका उतना इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ सकता है, ज्यादा फोर्स लग सकता है। ठीक है, ओके। दूसरी पॉइंट, एक हमारे पास फास्ट पार्टिकल आया, तेज पार्टिकल गुजरा, तो आप उस पर इजीली फोर्स नहीं लगा सकेंगे। तो उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका उतना इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, कम होगा, उसमें उतनी डिफ्लेक्शन वगैरह कम हो सकती है, क्योंकि वो जल्दी से क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस थे हमारे पास अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। So that was overall discussion about the impact parameter. If you have any question from here, you can ask me. Okay, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें। तो वन टाइम में आपको बताता चलूं कि भाई जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी पॉइंट, और जितना इस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, उसमें उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और दूसरी पॉइंट, यहाँ पर जो इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्कशन की गई है, that discussion is actually on the basis of Gilensing कोलन। वो किस कोलन के बेसिस पर है, गिलेंसिंग कोलन के बेसिस पर है। अगर हेड ऑन कोलन होगी तो उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर हो सकता है, at what situations, at what conditions impact parameter can become equal to zero। किस कंडीशंस में इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर मिलेगा हमें। तो याद रख लेना कि जब भी हेड ऑन कोलन होगी, बिल्कुल सेंटर पर हिट करेगा, तो उस केस में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होगी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू जीरो है तो उस केस में क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस सम डिस्टेंस से न्यूक्लियस से पार्टिकल अवे रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब कि डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर नहीं है, तभी स्कैटरिंग हो रही है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिफ्लेक्शन हुई है, रेडिएशन 180 डिग्री पर बैकअप हुआ है, इसने सेंटर पर अटैक किया फिर बैकअप हुआ। और ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुई है, हेड ऑन कोलन हुई है। तो जब हेड ऑन कोलन होगी उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question, you are free to ask. Thank you.